कच्छाथीऊ द्वीप जो श्रीलंका को दे दिया, इनके ही समय दे दिया। तो भारत माता का अपमान करने का काम इन लोगों ने किया। और जम्मू एंड कश्मीर जिसको बचाने का काम हमारे प्रधानमंत्री और हमारे होम मिनिस्टर जी ने किया, 370 कलम लगा के, आज उसकी बदौलत है आज जम्मू एंड कश्मीर भी भारत का हिस्सा है। ये कह रहे थे यहां पर कि पाकिस्तान और भारत को अमेरिका ने एक ही तराजू में तोला है। मैं यहां पर कुछ ये जैसे बुक लेके आए थे, मैं यहां पर कुछ न्यूज लेके आया हूं। US used Pakistan, then threw away like toilet paper। ये किसने कहा? ख्वाजा आसिफ, जो डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, 2 दिन पहले ये उन्होंने कहा। ये है पाकिस्तान की लेवल, जिसको हर समय भारत के बाहर भी जाकर भारत को अपमान करने का काम और इस सदन में खड़े रहकर भी भारत का अपमान करने का काम कुछ लोग रोज यहां पर कर रहे हैं। बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने तो युवाओं को सामने रखते हुए, रोजगार को सामने रखते हुए हमेशा यहां पर प्रश्न उठता था कि ये जो ग्रोथ हो रही है वो जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। लेकिन ये बजट जो प्रस्तुत किया गया है वो 2047 को सामने रखते हुए, विकसित भारत को सामने रखते हुए, युवाओं को सामने रखते हुए, महिलाओं को सामने रखते हुए ये बजट प्रस्तुत किया गया है। इसलिए आज इस बजट से हमें सभी प्रश्नों के उत्तर यहां पर मिलते हैं कि ये बजट 2047 तक कैसे रोजगार उत्पन्न करके देगा। जॉबलेस ग्रोथ कह रहे थे ये, आज इस बजट में भारत को ग्लोबल बायो फार्मा हब बनाने का बजट ये है। 10,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। एबीसीजी जो मुंबई में स्थापित होने वाली है, केमिकल प्रोडक्शन के लिए 3 केमिकल पार्क्स हो, महात्मा गांधी ग्राम रोजगार सेवा स्वराज अभियान हो, 200 लीगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को, अभी तक जिसके बारे में कभी निर्णय नहीं लिया गया था, जो सिक इंडस्ट्रीज है उसको पुनः रिजुवेनेट करने का काम इस बजट के माध्यम से होगा। सबसे महत्वपूर्ण एसएमई ग्रोथ फंड, जिसके अंदर 10,000 करोड़ का डेडिकेटेड एसएमई ग्रोथ फंड है, जो छोटे मोटे उद्योगों को चालना देने का काम इस बजट के माध्यम से होने वाला है। इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप। अब हमेशा प्रश्न रहता था कि कोई कुछ हमने शिक्षा ले ली तो उसके बाद जॉब कैसे मिलेगा। एक महत्वपूर्ण निर्णय इस सरकार के माध्यम से, वित्त मंत्री जी के माध्यम से लिया गया कि इंडस्ट्री स्टूडेंट पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी टाउनशिप, जहां पर इंडस्ट्रीज और लॉजिस्टिक पार्क्स हैं, वहां पर स्थापित करने का। ये बहुत बड़ा निर्णय है सर। युवाओं को इससे तुरंत नौकरी जो है ये यहाँ पर मिलेगी। तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये डेवलपमेंट का कमिटमेंट है। इसलिए आज इतने 12 सालों में भी, सर मैं अकेला एक स्पीकर हूं मेरे पार्टी से, आप थोड़ा अलग अलग निर्णय इस बजट में लिए गए, उसके अंदर मैं नहीं जाऊंगा, बहुत लोग मेरे साथी इसके ऊपर बात कर चुके हैं। लेकिन कल यहां पर कुछ लोग नेशनल सिक्योरिटी, महिलाओं पर अत्याचार, जीने से मरने तक का टैक्स देना पड़ता है, इसके ऊपर बहुत बड़ा भाषण जो है करके गए। अब मैं बताना चाहूंगा कि नेशनल सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा कमजोर किसने किया है, कौन से राज्य ने किया है? वो है बंगाल का सरकार ने इस नेशनल सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा डैमेज करने का काम किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा घुसपैठिया जो है इस देश में बंगाल के माध्यम से सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए यहां पर छोड़े जाते हैं। आज मुंबई, महाराष्ट्र में भी सबसे ज्यादा घुसपैठिया और बांग्लादेशी आपको पाए जाएंगे। 1 अप्रैल 2011 से 30 सितंबर 2025 के बीच पश्चिम बंगाल के कुल 6,895 कंपनियां जो रजिस्टर्ड ऑफिस थे वो राज्य के बाहर चली गई। क्यों चली गई? ये आपकी नीतियों के वजह से चली गई। जिस बंगाल को हब ऑफ इनोवेशन कहा गया था, उस बंगाल को आज हब ऑफ इन्फिल्ट्रेशन बना दिया गया है, क्योंकि वहां पर इन्वेस्टर्स के लिए नहीं बल्कि घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट जो है बिछाने का काम यहां पर हो रहा है। कुछ रिप्लाई छोड़ दें एफएम के लिए। मैं आपको कहूंगा
कि कल यहां पर कहा गया कि हम कौन से भारत से आते। मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर हम एक नए भारत से, जो 2014 के बाद एक विकसित भारत की ओर जा रहे हैं, उस भारत से मैं आता हूं। 2014 के पहले अर्थव्यवस्था कोलैप्स होने वाली थी, लेकिन 2014 के बाद मैं उस भारत से आता हूं जहां आज कॉमनवेल्थ 2G और कोल स्कैम जैसे हाई स्पीड करप्शन के दौर से निकलकर पुणे, बेंगलोर और मुंबई पुणे हाई स्पीड कॉरिडोर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। मैं उस भारत से आता हूं जो 9% इन्फ्लेशन से निकलकर 2 लाख स्टार्टअप्स और 120 यूनिकॉर्न्स के माध्यम से इनोवेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं उस भारत से आता हूं जहां कश्मीर में हम टेररिज्म से 2 करोड़ के रिकॉर्ड टूरिज्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं उस भारत से आता हूं जो फ्रजाइल 5 की लिस्ट से निकलकर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रही है। मैं उस भारत से आता हूं जहां अब कम्युनल वायलेंस बिल वाली अपीसमेंट की राजनीति नहीं, बल्कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने वाली अपलिफ्टमेंट की नीति चलती है। मैं उस भारत से आता हूं जहां पहले की राजनीति करप्शन पथ पे चलती थी, आज कर्तव्य पथ पर चल रही है। मैं उस भारत से आता हूं जहां 2014 में हाईवे सिर्फ 91,000 किलोमीटर थे, जो आज 1.5 लाख किलोमीटर हो गए। सड़क बनने की रफ्तार 11 किलोमीटर प्रतिदिन से 34 किलोमीटर बन चुकी है। मैं उस भारत से आता हूं जहां पोर्ट्स की क्षमता 14 से बढ़कर 2700 MMTP हो गई है। मैं उस भारत से आता हूं जहां एयरपोर्ट 74 से बढ़कर 160 कर दिए गए। मैं उस भारत से आता हूं जहां नक्सलवाद शुरू हुआ था, आज हमारी सरकार ने 126 जिलों से सिमटकर सिर्फ 8 जिलों में रह गया है। मैं उस भारत से आता हूं जहां भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2013-14 के 680 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 23,600 करोड़ रुपए तक हो गया है। यह है मेरा भारत, जिस पर मुझे गर्व है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है, जो विकास, विरासत और जनता के विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। आप कितने भी स्पीड ब्रेकर बनकर इसमें रोकने की कोशिश करें, ये रिफॉर्म एक्सप्रेस है। आप बुलेट ट्रेन की स्पीड से ही आगे चलेगी। मैं अंत में सर, अंत में सबकी बातों का जवाब दे दिया। अंत में सबका जवाब कंक्लूड कर रहा हूँ सर, कंक्लूड कर रहा हूँ। बहुत है अभी, लेकिन बहुत लोगों को बात करनी है यहाँ पर। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि बजट महज पन्नों का पुलिंदा नहीं है। ये बजट किसान के खेत में पानी, युवा के हाथ में रोजगार और महिलाओं के जीवन में सम्मान और गरीब के घर में राशन की गारंटी है। ये जितने भी नकारात्मकता फैला दे, देश अब रुकने वाला नहीं है। देश अब अनपब्लिश्ड किताबों पर नहीं, पब्लिश्ड विकास पर ही विश्वास करेगा। और अंत में कुछ पंक्तियां, जहां उम्मीदें दम तोड़ती थी वहां हमने फूल खिलाए हैं। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेकर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से। आंधियों में भी अक्सर हमने चिराग जलाए हैं। इसी के साथ में मैं इस बजट का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। वित्त मंत्री जी का फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। श्री उमेश भाई पटेल। अध्यक्ष महोदय, आज मैं बजट का समर्थन करते हुए एक अत्यंत गंभीर और विचारणीय विषय पर इस सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। महोदय, सबसे पहले हमें स्वयं से कुछ मूल प्रश्न पूछने होंगे। हम सब इस सदन के सदस्य किसके प्रति जवाबदेह हैं? ये सदन किसके पैसे से चलता है? इस सदन की गरिमा क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण, जनता ने हमें यहाँ क्यों चुनकर भेजा है? अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार सांसद बना हूँ, लेकिन वर्षों से इस सदन की कार्यवाही को टीवी पर देखता आ रहा हूँ। मैंने अतीत में भी वाद विवाद देखे हैं, तीखी बहसें देखी है, सत्ता और विपक्ष को टकराते हुए देखा है, लेकिन सदन की गरिमा को जिस तरह आज गिरते हुए देख रहे हैं, वैसा दृश्य हमने कभी नहीं देखा। आज इस सदन में व्यक्तिगत आरोप, निम्न स्तर की भाषा और असंयमित आचरण आम हो गया है। कभी किसी को फेंको कहा जाता तो कभी किसी को पप्पू, और बड़े मुद्दों को बेवजह उखाड़कर एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या यही हमारी गौरवशाली संसदीय परंपरा है? तो आप उसको क्यों मेंशन कर रहे हैं? महाराज जी, वही कह रहा हूं मैं। महोदय, पूरी दुनिया हमारे लोकतंत्र को देख रही है।
आपको तो भारत की संसदीय प्रणाली विश्व के लिए एक उदाहरण मानी जाती है, लेकिन आज हम स्वयं से ये प्रश्न पूछने को मजबूर हैं, क्या हम सच में अपनी इस गौरवमयी विरासत को संभाल पा रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, जब से हम चुनाव जीतकर सदन के सदस्य बने हैं, तब से लगातार देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही बार बार अपनी जवाबदेही से भटक रहे हैं। निजी स्वार्थ, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और राजनीति के लाभ के चलते पूरा का पूरा सत्र हंगामे की बेड़ चढ़ा दिया जाता है। क्या हम नहीं जानते कि इस सदन को चलाने में कितना खर्च आता है? क्या हमें ये नहीं पता है कि पैसा किसकी जेब से आता है? और क्या हमें ये तक नहीं मालूम कि जनता हमसे क्या उम्मीद करती है? जनता ने हमें यहाँ व्यक्तिगत राजनीति की लड़ाइयाँ लड़ने के लिए नहीं, बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए भेजा है। अध्यक्ष महोदय, तो पूरा देश बड़ी उम्मीद और जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है तब पूरा देश बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ हमें देखता है कि आज हम उनकी बेरोजगारी, उनकी महंगाई, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याओं पर बात करेंगे। आज देश का युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है। महंगी शिक्षा और महंगी स्वास्थ्य सेवाएं आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। महंगाई ने जनता की कमर तोड़ रखी है। गरीबी और भूखमरी आज की एक सच्चाई है। जहरीली हवा, जहरीला पानी, जहरीला भोजन लोगों की जान ले रहा है। प्रदूषण एक मुख्य हत्यारा बन चुका है। अध्यक्ष महोदय, किसान, व्यापारी, युवा, महिलाएं, समाज का हर वर्ग स्वयं को असहाय और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और हम इन गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों को छोड़कर निजी राजनीति के कारण सदन को ठप कर रहे हैं। महोदय, लोकतंत्र में सदन चलाने की जिम्मेवारी केवल सत्ता पक्ष की ही नहीं, केवल विपक्ष की भी नहीं, बल्कि दोनों की समान रूप से है। और अध्यक्ष महोदय, इसमें आपकी भूमिका भी इतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हम सभी सदस्यों की है। महोदय, पर मुझे कभी कभी लगता है सत्ता पक्ष सदन चलाना नहीं चाहता और विपक्ष उसे चलने नहीं देना चाहता। दोनों ही अपनी मनमानी से लोगों की आशाओं का, अपेक्षाओं का और विश्वास का गला घोट रहे हैं। महोदय जी, वाद विवाद लोकतंत्र की आत्मा है। एक दिन या 2 दिन हो तो समझ में आता है, लेकिन पूरा सत्र बिना चर्चा के समाप्त हो जाता है, तो एक लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। इस बार की तो स्थिति और चिंताजनक रही। राज्यसभा नियमित रूप से चली, लेकिन लोकसभा ठप रही। ये अंतर क्यों? क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष? आपकी चिंता बहुत वाजिब है। वही बात कर रहा हूँ सर, मैं 2 मिनट में पूर्ण करने जा रहा हूँ। राज्यसभा लोकसभा के एजेंडे क्या अलग थे? अध्यक्ष महोदय, मैं व्यक्तिगत रूप से इसलिए व्यथित हूँ क्योंकि मैं केंद्र शासित प्रदेश से आता हूँ। हमारे पास ना तो राज्यसभा है, ना लोकल विधानसभा है। लोकसभा का एक ही मात्र हमारे पास मंच है जहां हम अपने प्रदेश की बात रख सके। हम 15-15 दिन पहले प्रश्न लगाते हैं, हर दिन शून्यकाल की एक उम्मीद लेकर खड़े होते हैं, और जब कभी प्रश्न शून्यकाल में समय आता है सदन बर्खास्त हो जाती है। बिलों पर बोलने के लिए हम पूरी तैयारी के साथ आते हैं, लेकिन हंगामे के कारण बिल या तो अधूरी चर्चा के या बिना चर्चा के पारित हो जाता है। महोदय, जब सत्ता पक्ष कोई बिल पास कराना होता है तब हंगामे के बीच भी चर्चा कराकर उसे पारित कर दिया जाता है, और विपक्ष लोकसभा का हंगामा कर बाधित करते हैं। महोदय जी, 1 मिनट, मैं पूरा ही कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो अकेला हूँ, मेरे प्रदेश की कोई बात भी नहीं है। और विपक्ष लोकसभा में हंगामा करता है, लोकसभा को बाधित करता है, राज्यसभा सुचारू रूप से चलाता है। ये दोहरा चरित्र नहीं, ये तो क्या है? अध्यक्ष महोदय, आज बजट की चर्चा के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ, सदन को चलाने की हमारी प्राथमिक जिम्मेवारी है। राजनीतिक मतभेद रहे, वाद विवाद हो, लेकिन देश की जनता की कीमत पर नहीं। अंत में मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, ये सदन केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष की बातें रखने के लिए, बड़े बड़े राज्यों के बड़े बड़े नेताओं के लिए ही नहीं है। ये सदन हम जैसे न्यूट्रल और छोटे प्रदेश के लोगों के लिए इतना ही जितना इनके लिए है। हमें भी जनता ने चुनकर भेजा है, बल्कि हमें तो निर्दलीय चुनकर भेजा है। हमने किसी पार्टी की दया से नहीं आए, हमारे जनता के आशीर्वाद से आए हैं। और आखिर में एक अनुरोध करना चाहता हूं, आप हम जैसे लोगों को भी मिलने का और सदन में बात पूरी रखने का समान अवसर दे। बाकी अटल जी की सरकार एक वोट से गिरी थी। साथ ही अंतिम अनुरोध यह है कि आप अपनी ओर से इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को बजट की चर्चा में शामिल करें, ताकि सदन की गरिमा, जनता का विश्वास और लोकतंत्र की आत्मा सुरक्षित रह सके। धन्यवाद। इस बजट को मेरा पूरा समर्थन करते हुए मैं अभिवादन